Good morning, students. We are starting the 15th chapter of geography, landforms on the of the earth. अर्थ पर जो लैंडफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. जो लैंड सरफेस है अर्थ का वो सेम नहीं है हर जगह पे, है ना. इसकी हाइट और प्लेस टू प्लेस अलग अलग है. डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं जिन्हें बनने में और डेवलप होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. अर्थ का जो सरफेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इनमें से जो कुछ चेंजेस है वो सडन होते हैं, अचानक होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है या वोल्केनिक इरप्शन है. जबकि कुछ चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं, है ना. और उनके इफ़ेक्ट जो हैं बहुत समय बाद दिखाई देते हैं, लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जो है. जैसे कि एक वैली है या फिर एक गॉर्ज है, तो वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स में आपको वो दिखाई देगा चेंज होता हुआ उसका शेप. ठीक है. तो अर्थ के सरफेस की जो लेवलिंग है वो नेचुरली वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसे ग्रेडेशन कहते हैं. टू टाइप्स की ग्रेडेशन होती है. ये जो प्रोसेस होती है जिसे ग्रेडेशन कहा जाता है, जिस जो ग्रेडेशन के थ्रू आती है अर्थ सरफेस पर, वो दो प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक से रिलेटेड मूवमेंट होती हैं. इंटरनल प्रोसेस जो होती हैं वो लावा प्लेट्यूज में प्रोड्यूस होती हैं, प्लेन्स में, रिफ्ट वैलीज में, मड पूल्स में, गीजर्स में यहाँ पर ये प्रोड्यूस होती हैं. जबकि एक्सटर्नल प्रोसेस जो हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर स्लोली एक्ट करती हैं. जैसे रिवर, विंड, वेदर, टेम्परेचर, वेव्स, रेन, ये सब क्या हैं, कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एजेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हमें एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में कुछ और पढ़ना होगा. पहला है डिग्रेडेशन एंड ऑग्रेडेशन. तो ग्रेडेशन के जो एजेंट्स हैं लैंड सरफेस के नीचे होते हैं और ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट को वो अपने साथ कैरी करते हैं. ये जो प्रोसेस है इससे लैंडफॉर्म्स की हाइट रिड्यूस होती है जिसे डिग्रेडेशन कहते हैं. रॉक्स फ्रेगमेंट जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं डिग्रेडेशन के थ्रू और उन्हें लो लाइंग एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं वाटर और विंड्स. ये इसके कारण जो हाइट है उस एरिया की वो इंक्रीज हो जाती है. इस प्रोसेस को अग्रेडेशन कहा जाता है. तो जो ग्रेडेशन है उसमें डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना. लेकिन ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो धीरे धीरे काम करती, स्टिम्यूनियसली काम करती हैं. जो है इक्विलिब्रियम और अर्थ सरफेस पर उसके कारण होता है. ठीक है. देन वेदरिंग एंड इरोजन, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. अभी जो रॉक्स ब्रेक होते हैं, डिग्रेड, कोई एरिया जब डिग्रेड होता है, कोई अर्थ का कोई पार्ट जब डिग्रेड होता है तो उससे जो रॉक्स के मटेरियल ब्रोक डाउन, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होते हैं और डिकम्पोज होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है. वेदरिंग जो है फिजिकल फोर्सेस और केमिकल रिएक्शन के कारण होते हैं और यहाँ तक कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के वर्क्स होते हैं उनके कारण भी वेदरिंग होती है. हम कभी कभी ये सोचते हैं कि जो वेदरिंग और इरोजन जो है ये सिनोनिमस है, लेकिन ऐसा नहीं है. वेदरिंग जो है ब्रेकिंग डाउन या फिर डिकम्पोजिशन है रॉक्स का, जिसे C2 कहा जाता है. इसका मतलब है कि जो ब्रोकन पीसेस है रॉक्स के वो रिमेन रहते हैं. ठीक है. और इरोजन जो है वो दूसरी तरफ क्या होता है, वेयरिंग डाउन द रॉक्स बाय एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. ग्रेडेशन के जो एजेंट्स हैं, रॉक जो ब्रेक होते हैं, रॉक्स का ब्रेक होना क्या कहलाता है, ग्रेडेशन कहलाता है. और जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, ब्रोकन रॉक्स के मटेरियल होते हैं, वो जो ग्रेडेशन होता है उसको अपने साथ हटाना उसकी जगह से क्या कहलाता है, इरोजन. जैसे कि रिवर्स हैं, विंड हैं, ग्लेशियर है और वेव्स हैं, ये क्या है, ग्रेडेशन के एजेंट्स होते हैं. इनमें इरोडेड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है जो नए लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं. लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर. रिवर्स से कैसे नए लैंडफॉर्म बनते हैं. एक रिवर या स्ट्रीम जो होती है वो वाटर बॉडी एक होती है जो स्लोप से
फ्लो होती है स्लोप्स के थ्रू नीचे आती है, और लो लाइंग एरिया में लैंड पर जो ये जो फोर्स होते हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नीचे आते हैं। रिवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट होते हैं ग्रेडेशन का। जो रिवर का वर्क होता है वो डिपेंड करता है कि वाटर का वॉल्यूम कितना है, उसकी वाटर की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि वो स्लोप्स पर जो है क्या अपने साथ कैरी कर सकता है। लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। विंड जो है मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन होता है कहाँ पर, ड्राई रीजन में, जैसे कि डेजर्ट एरिया होते हैं। उन सॉइल पार्टिकल्स ऑफन जहाँ पर लूज होते हैं, मॉइस्चर और वेजिटेशन की कमी होती है जहाँ पर, वहाँ पर विंड एजेंट काम करता है। इन ड्राई एरियाज में सैंड ड्यून्स और डेफिलेशन हॉलोज ये मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स हैं जो विंड के थ्रू बनते हैं। डिफ्लेशन हॉलोज जो हैं वो सैंड के रिमूवल से बनते हैं, है ना। डिफ्लेशन जो है जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लार्ज डिप्रेशन आता है डेजर्ट्स एरिया में। सैंड डून्स जो हैं तब फॉर्म होते हैं जब वहाँ पर विंड के एक्शन के थ्रू डिपोजिशन हो जाता है सैंड का। एक सैंड ड्यून जो है एक हिल या फिर माउंट भी कहलाता है सैंड का, जहाँ पर विंड के थ्रू जो है सैंड का डिपोजिशन हो जाता है और वो एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और वो उस जो विंड की स्पीड को फिर वो वीक कर देता है। देन लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के थ्रू कैसे नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ग्लेशियर जो है वो भी, ग्लेशियर जो है बहुत ही काम और स्टैटिक दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंडस्केप मॉडिफाई करने के लिए कई तरीक़ों से। इनफैक्ट जो ग्लेशियर है ये ह्यूज मास ऑफ आइस होता है जो माउंटेन से मूव डाउन करता है वैलीज़ की तरफ, बहुत ही स्लोली मूव करता है लोअर स्लोप्स में विद देयर हैवी लोड्स, क्योंकि उन आइस में काफ़ी वेट होता है ना। तो अपने हैवी लोड के कारण जो ग्लेशियर है वो अर्थ की सरफेस को इरोड करता है, और इस कोर्स के दौरान, इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और डिपॉजिट मटेरियल के डिपोजिशन के दौरान जो सभी साइजेस होते हैं, बोल्डर्स, सैंड के बोल्डर्स, पेबल्स, फाइन सिल्ट के, वो इसके नीचे दब जाते हैं। जो ग्लेशियर्स हैं वो कॉम्पैक्ट और रिक्रिस्टलाइज्ड स्नो बनाते हैं। ग्लेशियर जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर एरिया में फॉर्म होते हैं। ग्लेशियर का जो मूवमेंट है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। टॉप पर जो ग्लेशियर है वहाँ पर आइस मूव करती है बहुत तेज़ी से, और जैसे वो नीचे आती है वो कम होता जाता है ना उसका जो मूवमेंट है। और बॉटम में जो नीचे पर आने पर उसकी गति दुगनी हो जाती है, और सेंटर में फिर वो बहुत तेज़ी से जो मूव करता है, और आइस जो है साइड बाय साइड ग्लेशियर के रहती है। कई बार जो क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं ग्लेशियर में, क्योंकि जो स्प्लिट करता है आइस अनइक्वल मूवमेंट के दौरान ग्लेशियर में, है ना। तो जो क्रैक्स हैं, जो क्रैक बन जाते हैं उसको हम क्रेविसेस कहते हैं। अ सर्क्यू इन अ आर्मचेयर शेप्ड डिप्रेशन विद अ स्टीप ब्लैक वॉल, oval or circular in shape, these depression occur near the peaks of the mountain peaks के पास में ओवल या सर्कुलर शेप में एक आर्म चेयर की शेप का डिप्रेशन बन जाता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर। जब ग्लेशियर नीचे की तरफ मूव करता है तो इस तरह की शेप बन जाती है माउंटेन पीक्स के पास, है ना, ग्लेशियर का। एंड ऑल्सो ड्यू टू द इंटेंस शटरिंग ऑफ द अपलैंड स्लोप्स, और साथ ही जो अपलैंड स्लोप्स होते हैं उनका जो बहुत तेज़ ढलान होती है उनके कारण इस तरह के शेप्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। मोरेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द, जो मोरेन्स हैं वो ग्लेशियर के डिपोजिशनल वर्क के कारण ही फॉर्म होते हैं। मोरेन्स जो हैं वो क्या होते हैं, माउंट्स ऑफ अनसॉर्टेड रॉक मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय अ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर है अपने पीछे जो अनसॉर्टेड रॉक मटेरियल छोड़ देता है, उसका जो माउंड है वो मटेरियल वो मोरेन कहलाता है। लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। सी वेव्स के थ्रू कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। सी वेव्स जो हैं वो एक्टिव एजेंट होते हैं ग्रेडेशन का कोस्टल एरिया में, है ना, जो कोस्टल एरियाज का शेप चेंज कर देते हैं। कांस्टेंट एक्शन
जब होता है सी वेव्स का, तो उसके दौरान जो हार्डेस्ट रॉक्स होते हैं वो अंडरकट होते हैं और पीसीज में ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इरोजन के दौरान जो कि सी वेव्स के थ्रू होता है, लैंड फॉर्म्स उससे बनते हैं जिन्हें क्लिफ्स, केव्स, सी आर्चीज, इस तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं सी वेव्स के थ्रू। क्लिफ क्या होता है, पहले क्लिफ के बारे में जानें। क्लिफ जो है एक स्टीप स्लोप होता है सी की तरफ। शुरुआत में जो सी वेव्स हैं वो ग्रूव को जो है रॉक में से कट करते हैं सी लेवल पर। ये जो ग्रूव हैं वो फिर चौड़े होते जाते हैं समय के साथ और कांस्टेंट एक्शन करते हैं सी वेव्स से। देन सी आर्चीज, सी वेव्स जो है इजीली इरोड हो करते हैं सॉफ्ट रॉक्स को, है ना, जो पीछे हार्डर रॉक्स छोड़ देते हैं, रह जाते हैं और फॉर्मिंग आर्चीज के रूप में वो बन जाते हैं। फिर बीचेस, सैंड बार्स और लेगून्स जो हैं ये कुछ लैंड फॉर्म्स हैं जो सी वेव्स के थ्रू बनते हैं। ये सी आर्चीज होते हैं कुछ। बीच क्या होता है, बीच जो है वो सैंड के डिपोजिशन से बनता है, सैंड, ग्रेवल और पेबल्स। जब समुद्र के किनारे पेबल्स, सैंड और ग्रेवल जो इकट्ठा हो जाते हैं सी शोर पे, तो वहाँ पर बीच फॉर्म हो जाता है, वहाँ पर लो टाइडल लेवल और कोस्ट लाइन बन जाती है। मरीना बीच चेन्नई का ये सी वेव्स के एक्शन, डिपोजिशन एक्शन के कारण ही फॉर्म हुए हैं। सैंड बार्स, कई बार ऐसा होता है कि सैंड और ग्रेवल का जो डिपॉजिट होता है उससे सी फ्लोर के पैरेलल बिल्टअप हो जाता है कोस्ट लाइन, है ना, और उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो ये नैरो इलोंगेटेड डिपॉजिट होते हैं सैंड के, वो सैंड बार कहलाते हैं। लेगून्स, जब सैंड बार साइज में बड़े हो जाते हैं और ये सी के किसी पार्ट को कट ऑफ हो जाते हैं, सी के किसी पार्ट से, सी वाटर की मेन बॉडी से कट ऑफ हो जाते हैं, एक सॉल्ट वाटर लेक फॉर्म होती है कोस्ट के साइड में, इसे लेगून कहा जाता है। ये जो लेगून्स हैं वो अक्सर जो है ओपन सी एरिया से कनेक्टेड होते हैं एक नैरो आउटलेट्स के थ्रू। ये जो लेगून्स हैं इन्हें बैक वाटर्स भी कहा जाता है ना। कई सारे लेगून्स हैं मलाबार कोस्ट में, केरला के, ठीक है। नाउ चिलिका लेक, चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है और पुलिकट लेक तमिलनाडु में है। ये भी दो फेमस लेगून हैं जो ईस्ट कोस्ट में है इंडिया के। देन फ्रॉम द सोर्स अप टू इट्स मंथ अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है। तो जो सोर्सेज हैं रिवर के, जब रिवर अपने माउथ, रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर। तो यहाँ से जो सोर्स है रिवर का, वहाँ से जो ओरिजिनेट होता है रिवर, फिर वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद 3 स्टेजेस में वो डिवाइड हो जाता है, फिर 3 स्टेजेस में वो मूव करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इतना पार्ट आप अच्छे से रीड कीजिए, उसको केयरफुली एक्सप्लेनेशन को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझने में बहुत मुश्किल होगी। So first of all you have to read the chapter nicely and you must listen the explanation very carefully if you want to understand this chapter correctly. Okay, till then, goodbye.